होगी नीट परीक्षा की लीक प्रूफ तैयारी समझिए। दूसरी खबर आपको बताएंगे, राबड़ी देवी के नए बंगले पर बवाल क्यों, ये आपको समझाएंगे। तीसरी खबर आपको बताएंगे, कोचिंग वॉर पर सियासी तकरार को समझिए। और चौथी खबर आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं, G7 में भारत को न्योता। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में इस परीक्षा के पेपर को पूरी तरह से फुल प्रूफ रखने और पेपर लीक की किसी भी तरह की गुंजाइश को खत्म करने के लिए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को NTA ने पूरे देश में 22 जून तक अस्थायी रूप से बंद कराने का फैसला किया है। 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी भी मैसेज को एडिट करने या फीचर भी बंद कर दिया गया है, ताकि पेपर लीक की किसी संभावना को खारिज किया जा सके। तो नीट री एग्जाम को लेकर फुल प्रूफ तैयारी की गई है। ना सिर्फ टेलीग्राम को बंद कराया गया है, बल्कि इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं, कैसी ये तैयारी इस बार दिख रही है। देखिए, 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा होगी और इसकी पूरी खबर आप ऐसे समझिए कि NTA ने पेपर लीक से बचने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें सबसे पहला कदम जो लिया गया है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम बंद करने का फैसला है। इसके साथ ही पूरे देश में 22 जून तक टेलीग्राम अस्थायी रूप से बंद रहेगा। 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी भी मैसेज को एडिट करने का फीचर भी बंद कर दिया गया है। पेपर लीक की किसी भी संभावना से बचने के लिए NTA ने यह बड़ा फैसला लिया है। समझिए टेलीग्राम पर ही प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया गया। NTA को टेलीग्राम से संबंधित शिकायत मिली थी। टेलीग्राम पर कई फर्जी ग्रुप बना लिए गए हैं। ग्रुप माध्यम से छात्रों और अभिभावकों से ठगी होती है। पेपर लीक का झांसा देकर यह ठगी की जा रही है। नीट परीक्षा की लीक प्रूफ तैयारी को अब आप समझिए। NTA ने सुरक्षा का एक अभेद घेरा तैयार किया है। परीक्षा मल्टी लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था के तहत होगी। टेक्नोलॉजी की मदद ने हर चीज पर कड़ी नजर रखी है। पेपर लीक से बचने के लिए सेना की भी मदद NTA लेगा। भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। GPS के जरिए हर बॉक्स की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। जवाब देने के लिए डिजिटल लॉक का इस्तेमाल होगा। लॉक परीक्षा शुरू होने के तय समय से ठीक पहले अपने आप खुल जाएगा। सुरक्षा के लिए CRPF और CISF के जवान तैनात होंगे। हर परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और यही नहीं, AI के जरिए परीक्षार्थियों की गतिविधियों और संदिग्ध व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी। बढ़ते आगे और बात बिहार की सियासत में जारी बंगले पर बवाल की। पूर्व CM राबड़ी देवी के बंगले को लेकर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने से ही साफ इनकार कर दिया था, पर अब उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर एक मांग रख दी है और कहा है अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो वो बंगला खाली कर देंगे। अब वो मांग आखिर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने को तैयार। सरकार से पत्र लिखकर की अनोखी मांग। लालू प्रसाद के लिए बनाए अलग से कमरा। कमरा बनने के बाद ही खाली करेंगी बंगला। खाली करा है, बोला हम नहीं खाली करेंगे। अब तक 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी पूर्व CM राबड़ी देवी ने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपने नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने को तैयार है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद के लिए नए बंगले में अलग से एक कमरे की मांग की है।
पत्र में लिखा गया है कि लालू प्रसाद को इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर ने उन्हें परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। नए बंगले में अलग से कमरा होगा, तभी शिफ्ट करेंगे। उसके प्रति गंभीरता जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। उस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय उन्हें अलग से सुरक्षित किया गया था। थाड़ी रोड में तो कुछ बनाना था सरकार को, ही सरकार बना देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। किस बात का देर है, खाली हो जाएगा, क्या मतलब है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने राबड़ी देवी की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार राबड़ी देवी की मांग स्वीकार करती है या फिर नहीं। पर एक बात साफ है कि अब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं करने की हट जरूर तोड़ दी है। अब एक तो बात यहाँ पे साफ हो चुकी है कि राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर और सियासत हो और किचकिच हो, और इसी कारण से राबड़ी देवी ने ये फैसला लिया है कि वो 10 सर्कुलर रोड को छोड़ेंगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यही है कि 39 हार्डिंग रोड में भी लालू प्रसाद यादव के लिए एक कमरे का निर्माण सरकार द्वारा करा दिया जाए। तो राबड़ी देवी ने ये पत्र लिखकर मांग की है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आखिर इस बंगले पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो आप खबर तो समझिए, राबड़ी देवी के नए बंगले पर बवाल को समझिए। देखिए, राबड़ी देवी फिलहाल 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही हैं और अब उन्हें ये बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 39 हार्डिंग रोड वाला सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, यानी अब उन्हें उस बंगले में शिफ्ट होना है। अब तक तो राबड़ी देवी बंगला खाली करने से पहले साफ इनकार कर रही थी, लेकिन पर अब उन्होंने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि जो नया बंगला है उसे लेकर उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा। लालू प्रसाद के लिए नए बंगले में एक अलग कमरा की मांग कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक वो वहां शिफ्ट नहीं करेंगे। अब आप ये समझिए कि लालू प्रसाद के लिए अलग कमरे की मांग आखिर क्यों की जा रही है। तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने पत्र में लिखा है कि लालू प्रसाद को इन्फेक्शन का डर है और डॉक्टर ने भी सलाह दी है कि परिवार से उन्हें अलग ही रखा जाए। 10 सर्कुलर रोड में अलग से कमरे की व्यवस्था है, लेकिन जो नया आवास है वहां पे लालू प्रसाद के लिए अलग कमरा होना चाहिए और इसी की मांग राबड़ी देवी ने सरकार से की है। अब राबड़ी देवी के नए बंगले पर बवाल को समझिए। 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रही राबड़ी देवी पिछले 20 साल से लालू परिवार इसी बंगले में रह रहा है और पिछले ही दिनों दूसरा बंगला अलॉट हुआ है। भवन निर्माण विभाग ने बंगला अलॉट किया है। 39 हार्डिंग रोड स्थित नया बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है। पहले राबड़ी आवास खाली करने को तैयार राबड़ी देवी नहीं थी। बंगले को लेकर खूब जुबानी जंग चली। राबड़ी देवी को विभाग की तरफ से नोटिस भी मिला। फिर 15 जून की शाम नोटिस पीरियड खत्म हुई। 10 सर्कुलर रोड का बंगला मंत्री को अलॉट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंत्री नंदकिशोर राम के नाम पर यह बंगला अलॉट किया गया है, जो डेयरी मत्स्य पशु संसाधन मंत्री हैं। अब राबड़ी देवी ने शिफ्टिंग के लिए नई मांग रख दी है। अब आपको राबड़ी देवी के नए बंगले के बारे में भी बता देते हैं। जो नया बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है वो 39 हार्डिंग रोड में है और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें ये बंगला दिया गया है। कई मंत्रियों के बंगले से बड़ा और आलीशान है ये बंगला। राबड़ी देवी को अलॉट नया बंगला जो है वो 2 मंजिला है। इस बंगले की अगर बात करें तो कुल 6 बड़े बेडरूम भी हैं। निचली मंजिल पर 4 से 5 कमरे हैं और इसके ऊपरी मंजिल पर भी लगभग इतने ही कमरे बताए जाते हैं। बंगले में शानदार ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, बैठक के लिए एक बड़ा सा हॉल भी है, गेस्ट रूम भी है। बंगले में मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन भी किया गया है। बंगले में स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर भी है। राबड़ी देवी की मांग पर सरकार की तरफ से अब जवाब क्या दिया गया वो भी जान लीजिए। तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेती है। सरकार पत्र के हर पहलू को देखेगी और जो उचित होगा उसके हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अब बात अगली खबर की।
रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार देर शाम किया गया। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। वहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तो बीजेपी विधायक ने खान सर का पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। तस्वीरें सहरसा की हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर के गांव धमसेना की है। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब किसी राजनीतिक रैली का नहीं, बल्कि एक भाई को खोने के गम और इंसाफ की मांग का है। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन था और रोशन आनंद के समर्थकों की भारी भीड़ दुख में शरीक होने पहुंची थी। प्रिंस की हत्या करके हमें बर्बाद कर दिया गया है, हमारा सब कुछ लूट गया है, हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो बहुमूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। जिस प्रकार प्रिंस मेरे लिए तत्परता से हमेशा खड़ा रहता था, उसी प्रकार आज आप भी प्रिंस के रूप में खड़ा है। इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी ने पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मामला बताते हुए सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। क्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीति में बयानों का सैलाब आ गया है। सत्ता पक्ष और बिहार के कई बड़े नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दिया है, तो वहीं कुछ नेता इसे बेहद गंभीर मानकर जांच की बात कह रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से बिहार सरकार और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं। कुल मिलाकर प्रिंस यादव की मौत अब सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन सवाल कई हैं, क्या प्रिंस यादव की मौत के पीछे वाकई कोई बड़ी साजिश है या फिर इस पर सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है? लेकिन जनता और रोशन आनंद के समर्थक अब सिर्फ और सिर्फ सच के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में चल रहे इस कोचिंग वॉर पर अब सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। इस पूरी खबर को आप विस्तार से समझिए। रोशन आनंद के भाई की मौत पर गरमाई सियासत के मायने समझिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। देखिए, 14 जून को नेपाल के एक होटल में रोशन आनंद के भाई की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थिति में प्रिंस यादव, जो रोशन आनंद के भाई हैं, उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। रोशन आनंद ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है और सीधा सीधा नाम फैजल खान और रमाशंकर प्रसाद का लिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों पर साजिश का आरोप है। खान जीएस कोचिंग पर गोलीकांड से मामले को जोड़ा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए हैं उसे आप समझिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी की उन्होंने मांग की और नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो। राज्य सरकार का रवैया भी इसमें संदिग्ध लग रहा है। अब तेजस्वी यादव ने जैसे ही आरोप लगाए तो एनडीए की तरफ से जवाब भी आ गया। इसे भी आप समझिए। सबसे पहले संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू की तरफ से कहा गया यह विपक्ष का राजनीतिक स्टंट है। तो वहीं बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का आरोप है कि फैजल खान बहुरूपिया हैं, पाकिस्तान और नेपाल से इनके संपर्क हैं।
लेकिन आप सवालों के जरिए इस पूरी खबर को समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या रोशन आनंद के भाई की साजिश के तहत हत्या हुई? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रिंस यादव की मौत को तेजस्वी यादव ने एक अंतर्राष्ट्रीय मामला क्यों कहा? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या कोचिंग वॉर अब सियासी रोटी सेकने का जरिया बन गया है? क्योंकि अब इस पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गोपालगंज में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, तो वहीं गयाजी में 45 लाख की लूटकांड के 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी साथियों। तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ संदेश दिया, अपराध छोड़ दो वरना पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड है। इसी सख्त रुख का असर अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंशी बतराहा गांव के पास अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब वाहन जांच के दौरान शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने यूपी से आ रही एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तस्करों ने वाहन को बैक गियर में लेकर ड्यूटी पर तैनात दारोगा संतोष कुमार को कुचलने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का भी आरोप है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार घायल हो गया। उधर गयाजी में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित 45 लाख रुपए के लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी। घायल अपराधियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ सुजीत चौधरी और शमन कुमार के तौर पर की गई है। आपको बताते चलें कि 27 मई को गुरुआ बाजार में एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारकर करीब 40 लाख रुपए के गहने और 5 लाख रुपए नकद लूटे गए थे। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। मैंने पुलिस को कहा, कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी। बिहार में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ मुठभेड़ हुआ, तो गया में लूटकांड के आरोपियों पर शिकंजा। पुलिस साफ संदेश देने की कोशिश में है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और गयाजी से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अपराधियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं किस तरीके से बिहार में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा की कहानी, तो आप पूरी खबर समझिए। देखिए, बिहार में इन दिनों ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि एक दिन में 2 हाफ एनकाउंटर हुए। पहला गोपालगंज में, जहां यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया, तो दूसरा एनकाउंटर गयाजी में लूटकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया है। गोपालगंज में हुए हाफ एनकाउंटर को आप समझिए। बताया जा रहा है कि वाहन जांच के दौरान शराब तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने यूपी से आ रही एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तस्करों ने दारोगा संतोष कुमार को ही कुचलने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार इसमें घायल हो गया। अब आपको गयाजी में हुए हाफ एनकाउंटर के बारे में बताते हैं। 45 लाख के लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो 20
नवंबर 2025 से मई 2026 तक 22 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 6 अपराधी मारे गए, जबकि 17 से ज्यादा अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए सरकार क्या संदेश देना चाहती है, इससे भी आप समझिए। अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये खुला संदेश सरकार का है और सभी अपराधियों को भी ये चेतावनी दी जा रही है कि अपराध छोड़ दो, नहीं तो एनकाउंटर हो सकता है। इसी के साथ